नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयकेश जैन और आज हम हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में छायावाद युग और रहस्यवाद युग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो न देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तो शुरुआत करते हैं छायावादी युग। छायावादी युग के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत ही अच्छी परिभाषा कही है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। क्या? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल में जो कोई भी बड़ी वस्तु और उसमें कोई छोटी सी छोटी चीज भी उसका विद्रोह कर दे, उसके बारे में ऑब्जेक्शन उठा दे, तो उसे क्या कहा है उन्होंने? छायावाद कहा है। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहा है। कैसा? प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत कथन को, जिस प्रकार से आपने अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा हो कि प्रस्तुत के माध्यम से हम अप्रस्तुत को समझाएं, उसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो कथन प्रस्तुत है, जो कथन आपके सामने है, सम्मुख है, उसको समझाने वाले, उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी छायावाद के बारे में कुछ और भी जानकारी है कि इस युग में रूढ़िवाद का विरोध हुआ। रूढ़िवाद हमारी पुरानी गलत परंपराएं हैं। वह कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया तथा प्रकृति को चेतन बनाया। चेतन बनाया मतलब उसमें प्रकृति में चेतना है और उसने कविताओं के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास भी किया और उसका मानवीकरण किया। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी भवन के 4 स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार से छायावाद के भी 4 स्तंभ हैं। प्रसाद जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा। अब आते हैं हम छायावादी काव्य की विशेषताओं के ऊपर। तो छायावाद में क्या विशेषताएं रहीं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद मतलब जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको प्रधानता दी गई है इस काव्य में। तो छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता रही। इस युग के कवियों ने अपने सुख दुख को वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त किया है। ठीक है ना, सुख दुख को वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त किया है। मतलब व्यक्तिवाद की प्रधानता रही है कि इसमें व्यक्ति के सुखों दुखों को और स्वयं को, ठीक है ना, स्वयं के क्या सुख थे, क्या दुख थे, क्या परेशानियां थी, क्या उन्हें अच्छा लग रहा था, तो उसको अपनी कविताओं में उन्होंने स्थान दिया है। दूसरी है श्रृंगार की भावना। किस प्रकार से श्रृंगार की भावना रही है वो हम देख लेते हैं। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। कैसा है? सूक्ष्म श्रृंगार है, जो कि उपभोग की वस्तु नहीं है। ठीक है ना, यह उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। छायावादी श्रृंगार मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उनका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। श्रृंगार ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है टाइपिंग में, इस प्रकार से लिखते हैं श्रृंगार। ठीक है ना, अपितु यह श्रृंगार किसका? उपभोग की वस्तु नहीं है, अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है, आश्चर्य का विषय है। जैसे उदाहरण है इनका कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग। फिर से पढ़ लें। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक है ना। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ठीक है ना। मेघवन बीच गुलाबी रंग, ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की रचना है। जब श्रद्धा और मनु का मिलन हो रहा था उस समय की, जब वह आपस में मिले, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो मनु श्रद्धा को देख करके आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है ना। अब नारी के प्रति नवीन भावना, छायावाद की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता रही है नारी के प्रति नवीन भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति नवीन भाव व्यक्त किए हुए हैं। वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी ना होकर भाव जगत की सुकुमार देवी माना है। ठीक है ना। मतलब यह पार्थिव शरीर नहीं है केवल उसका, नारी की सुंदरता केवल शरीर से नहीं केवल, लेकिन उसको भाव जगत की अपनी भावनाओं में स्थान देकर के उसको सुकुमार देवी माना है। ठीक है ना। तो नारी के प्रति कैसी नवीन भावना माना है कि उसे केवल स्थूल नारी ना मान करके उसे भाव जगत की सुकुमार देवी माना है। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अगेन जयशंकर प्रसाद की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से कवियों ने नारी के प्रति नवीन भाव व्यक्त किए हैं और जनमानस में यह उपदेश भी दिया है अपनी कविताओं के माध्यम से। चलिए अगली हेडिंग है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को मानव रूप मान करके उसमें चेतना दे करके उसका मानवीकरण किया। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसे अनेक रूपों में व्यक्त किया है। अगली विशेषता है छायावाद की, और भी कई सारी विशेषताएं, हम कुछ मुख्य विशेषताएं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ये आपके कक्षा 9, 10, 11 और 12 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको नोट कर लें और अच्छे से याद भी कर लें या समझने की कोशिश करें। बिल्कुल एज इट इज याद नहीं करना है, आपको उसको भाव समझना है। जैसे अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, अज्ञात सत्ता मतलब ईश्वरीय सत्ता के प्रति प्रेम के भाव व्यक्त किए हैं। ठीक है ना। तो जो चीज अज्ञात है, जिसके बारे में कोई चीज जानकारी नहीं है, ऐसे चलिए देखते हैं किस प्रकार से अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए हैं। छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता को कभी प्रेयसी तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में व्यक्त किया है, कभी तो प्रेमिका के रूप में और कभी चेतन प्रकृति के रूप में व्यक्त किया है। यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है, मतलब ईश्वर से भिन्न है। मतलब इस अज्ञात सत्ता में, अज्ञात सत्ता को वैसे तो ईश्वर माना जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ ईश्वर न मान करके उसको कभी अपनी प्रेमिका के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में इसको व्यक्त किया है। चलिए अब हम कुछ इसके मुख्य कवि देख लेते हैं, उनकी रचनाएं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि छायावाद के 4 कवि आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, और इनकी ये रचनाएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी, लहर, आंसू, झरना। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। कौन कौन सी? परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। तुलसीदास भी एक रचना है, तुलसीदास जी की रचनाएं अलग हैं और तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। महादेवी वर्मा, इनकी है रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत। और राम कुमार वर्मा है एक अन्य कवि, उनकी रचना है आकाशगंगा, निशीथ और रेखाचित्र। ठीक है ना। आकाशगंगा, निशीथ, रेखाचित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, समय हो चला है। तो हम जो रहस्यवाद है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये रहस्यवाद के बारे में है। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। कमेंट में करना ना भूला कीजिए, भले लाइक करना भूल जाएं, डिसलाइक करना भूल जाएं, लेकिन कमेंट करना ना भूला कीजिए। बताया कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, उससे हमें
जानकारी मिलती है कि आपको कैसा लग रहा है। यदि हमारे कहीं समझाने में कमी हो रही है तो हम अपना और अच्छा प्रयास करेंगे समझाने के लिए, और ज़्यादती हो रही तो कुछ कमी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।